नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए और जानिए कि आपके लिए क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी मार्केट में इस वक्त हो सकती है। और आज की चर्चा में हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं भाविक पटेल, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज़ के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, अजय गोयल हैं शिवाजी रोलर फ्लावर मिल के, BS राजपाल हैं MD हैं मंजीत कॉटन के, और बिमल बेंगानी हैं गेहूं के एक्सपोर्टर हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कॉटन की खबर के साथ, क्योंकि कॉटन की कीमतों में अच्छी तेज़ी आई है और MCX पर भाव 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। 1000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आई है कॉटन में और 45,400 रुपये के ऊपर चला गया है कॉटन का भाव। हफ्ते भर में 8% तक दाम बढ़ गए हैं। तो आखिर ये तेज़ी क्यों आई है, ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है, इसी पर हम पहले बात करेंगे। तो राजपाल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कॉटन में ये तेज़ी क्यों आई है? नमस्कार सर। ऐसा है कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि फिजिकल स्टॉक इंडिया में बहुत कम है। अभी आज की तारीख में हमारे हिसाब से 2.5 से 3 लाख गठान का टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है और मिलों के पास माल नहीं है। अभी फिलहाल जो मिलें हैं 30% कम प्रोडक्शन में चल रही है और अगस्त एंड तक मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा मिलों का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि कॉटन अवेलेबल नहीं है। और अभी तक मिलें इंटरेस्ट भी नहीं ले रही थी, क्योंकि यान के प्राइस बहुत नीचे चल रहे थे। अब जो है यान का प्राइस 10 से 15 रुपये किलो बढ़ा है, तो मिलें वापस इंटरेस्ट बाइंग करने के लिए लगी है, बट उनको कॉटन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होने की वजह से मार्केट बढ़ रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कॉटन की सप्लाई कम है, उस वजह से कॉटन के दाम बढ़ रहे हैं। क्या कुछ क्रॉप डैमेज की खबर भी है? क्या क्रॉप को कुछ नुकसान भी हुआ है सोइंग को? अब यस, क्रॉप जब कंटिन्यू बारिश होने की वजह से, जैसा गुजरात में काफ़ी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, सबसे बड़े कपास के जो उत्पादक स्टेट है, तो ये कंटिन्यू बारिश होने की वजह से क्रॉप डिले हो रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट की। तो निश्चित ही जो है क्रॉप लेट आएगा और कुछ ना कुछ उसमें परसेंटेज घटेगा, डैमेज होगा थोड़ा सा कॉटन। तो अभी सही आकलन तो नहीं लगा सकते कि कितना % से डैमेज हो रहा है, पर ये जरूर है कि कुछ ना कुछ डैमेज जरूर हो रहा है मतलब। अच्छा, ठीक है। तो आप एक बार बताइए कि तो ऐसे में आगे का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? क्या कॉटन के दाम अभी और बढ़ने वाले हैं और तेजी आप देख रहे हैं कॉटन में? आपका टारगेट क्या है नया कॉटन के ऊपर? अभी जो फिलहाल मैं अगर बात करूं, पहले पुराने कॉटन के जो चल रहा है, अभी लास्ट मंथ एक्सपायरी मंथ है इसका MCX वगैरह का भी, तो अभी 1 से 2 महीने में तो बहुत बड़ी मंदी नहीं आती ऐसे लग रहा है। बट ये है कि आगे चल के अक्टूबर नवंबर में हम लोगों का धारणा है 65 से 70 हज़ार रुपये पर खंडी का एक रेट खुलना चाहिए, जो कि फिलहाल अभी अगर मैं खंडी में बात करूं तो 90,000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहाँ से 20,000 रुपये नीचे बिकने की संभावना है। अच्छा, ठीक है। तो ये कॉटन पर आपकी राय हो गई। बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। भाविक जी, आप जरा बताइए कि ऐसे में MCX पर जो लोग ट्रेड लेते हैं कॉटन में, उनको अभी इस भाव पर क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग। आई थिंक कल भी मैंने शो में किया था कि मेरा एटलीस्ट मीडियम तक का आउटलुक अभी पॉजिटिव ही है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इस बार गुजरात और महाराष्ट्र में जो से बारिश हो रही है, सोइंग की फिगर्स अच्छी थी, पर शायद हार्वेस्टिंग की फिगर जो आए वो थोड़ी कम हो सकती है। और वैसे भी अभी डिमांड भी वापस शुरू हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मीडियम तक हमें 47 से 48,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक अगर थोड़ा डिप आता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 44,800, तो 43,500 के स्टॉप लॉस से मैं पोजिशनली लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा और टारगेट रख सकते हैं 47,700 का। ठीक है, तो ये राय आपकी है कॉटन के ऊपर। कॉटन में भी क्या करना चाहिए, इस पर आप नज़र रखिए। बहुत बड़ी तेज़ी के साथ आज कॉटन में ट्रेड हुआ है। लेकिन कॉटन के बाद अब हम बात करने वाले हैं गेहूं की। गेहूं की कहानी जानिए क्या हुआ। गेहूं के दाम जब बढ़ने लगे थे मार्च के महीने में ही, तो उसके बाद गेहूं के एक्सपोर्ट को रोका गया इसलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में गेहूं की डिमांड, इंडियन गेहूं की डिमांड बहुत बढ़ गई थी यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद।
और उस वक्त यहाँ पर भी दाम बढ़ने लगे थे, तो एहतियातन वो ये कदम उठाया गया था कि एक्सपोर्ट को रोका गया। उसके बाद दाम कुछ कम हुए, लेकिन अब फिर गेहूं के दाम बढ़ने लगे हैं और 12% तक जो गिरावट आई थी, जो लो बना था गेहूं का, उस लेवल से अब तक 12% गेहूं के दाम बढ़ चुके हैं और मंडियों में भाव 2400 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास घूम रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि डिमांड बहुत अच्छी है, सप्लाई कम है और इस साल भीषण गर्मी से फसलों को नुकसान भी हुआ है और यही वजह है कि सरकार की खरीद भी कम हुई है। दाम ज़्यादा होने से सीजन में ही 57% के आसपास की खरीद सरकार की भी कम हुई है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, अजय गोयल साहब हैं और बिमल बेंगानी जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गोयल जी, पहले तो ये बताएं आपकी क्या वाकई दाम बढ़ने लगे हैं सर तेजी से गेहूं के? ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? ये सिचुएशन है कि पिछले हफ्ते भर से लोगों ने जैसे सूंघ लिया हो कि इस साल जो है फसल काफी कमजोर है और 90 मिलियन टन से ज्यादा नहीं है ऐसा लगता है, और सब लोग जो है अपनी छाती से जकड़ कर बैठ गए गेहूं को। अभी गेहूं बाजारों में आना बंद हो गया है और लोकल में जैसे केवल अब मध्य प्रदेश एक मात्र प्रांत रह गया जहां से जो है ऑल इंडिया को अभी सप्लाई होने वाली है, या थोड़ा बहुत राजस्थान बचा है। और इन दोनों जगहों पे अराइवल बहुत कमजोर है और जिन लोगों के पास गेहूं है उन लोगों ने काफी नुकसान सहा है पिछली बार जब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब वो जब तक अपना पुराना नुकसान नहीं कवर करेंगे और कुछ मुनाफा नहीं करेंगे बाजारों में, उस माल को बेचेंगे नहीं। और सरकार के पास कोई गेहूं है नहीं ऑफर करने के लिए, इसके लिए फ्री फॉर ऑल बाजार हो गया है। और जैसे आपने आपकी रिपोर्ट में कहा 2400 रुपया ऑलरेडी बाजार जो है एमपी में हो गया है और वो रोजाना जो है 10-20 रुपए बढ़ ही रहा है क्योंकि मांग लगातार है और बिकवाल कम है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मांग ज्यादा है, सेलिंग कम है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बिमल बेंगानी भी हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं खुद गेहूं का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं सर, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? गेहूं के दाम बढ़ने लगे हैं, क्या ये जो तेजी है अभी गेहूं की, क्या वाकई सप्लाई की दिक्कत आ रही है, सप्लाई शॉर्टेज है? देखिए, इसमें जो सप्लाई शॉर्टेज अपने आप थी और उसके लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके एक्सपोर्ट को बंद किया और बंद करने के बाद में बाजार काफी डाउन हुए। अभी जो 1.5 पेरा के अंतर्गत जो माल कुछ एक्सपोर्ट आरसी इशू हुई है, तो वो आरसी इशू होने से कुछ बाइंग आई, कुछ डोमेस्टिक बाइंग आई, तो इस हिसाब से ये बाजार तेज हुआ है। ये जो तेजी हो गई है, अब हमको एक्सपोर्ट का लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर। तो ये जो तेजी है अपने यहाँ पे स्टेबल होगा। ऑलरेडी तेजी 2-3 रुपये किलो की आ गई। पहले जो बाजार गिर करके 2100 हो गए थे, 2100 के कहीं 2000 भी हो गए थे, तो अभी बाजार में लेवल में आ गए। सब जगह मंडियां जो है 2300 रुपया के आसपास बिक रही है और वैगन बिल्टी के भाव जो है 2400, 2450 या हाईएस्ट 2500 रुपया का दाम है। तो 2500 का दाम एक सफिशियंट है। इसमें किसान भी जो माल रखा है उसको भी अच्छा पैसा मिल रहा है और अपने आप ही पूर्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं लगता है अभी की पोजीशन में कि अपने को कहीं शॉर्टेज हो जाएगी या इंपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन एक्सपोर्ट बंद का किया है वो बहुत ही शानदार काम किया है। अगर एक्सपोर्ट बंद नहीं होता तो ये प्राइसेस जरूर 28 और 30 रुपया तक भी चले जाते। अभी इस प्राइस का लेवल जो 25 रुपया का लेवल है वो 25-26 से ऊपर जाने की अभी 2-3 महीने 4 महीने कोई संभावना नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर गेहूं एक्सपोर्ट को बैन नहीं किया जाता तो 3000 रुपए तक भी भाव चला जाता, जो अभी 2400 के आसपास घूम रहा है। तो आप अभी ये कह रहे हैं कि आगे भी 25-2600 से ज्यादा भाव ऊपर जाने की संभावना नहीं है। तो अब आपको लगता है, तो बिमल जी, क्या ऐसे में अभी एक्सपोर्ट को कंप्लीटली ओपन नहीं करना चाहिए या आपको लगता है कि आप कर देना चाहिए? नहीं, एक्सपोर्ट तो अब मैंने मैक्सिमम एक्सपोर्ट तो हो गया। अभी एक्सपोर्ट जाने की क्वांटिटी मेरे को नहीं लगता कि 5 लाख टन से ज्यादा कहीं बाहर जाने की जगह है और उतना माल तो 6 लाख टन तो कांडला पोर्ट में पड़ा हुआ है। वो वापस अपने इंडिया में आके बिकना ही पड़ेगा उसको, या बांग्लादेश का 1-2-3 लाख टन जाना है। बहुत ज्यादा जाना भी नहीं है कहीं माल। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की भी गुंजाइश नहीं है। तो गोयल साहब, आप बताएं सर, तो क्या गेहूं कीमतों के मोर्चे पर कोई चिंता की बात नहीं है? दाम आगे बहुत नहीं बढ़ने वाले हैं, आपका टेक क्या है?
देखिए ऐसा है, आज की तारीख में बाजार में जो है सेलर कम है और जो सेलर्स हैं वो छोटे छोटे सेलर हैं। जैसे भारत सरकार जैसा सेलर आए बाजार में तो ही उसको बाजार में नियंत्रण में कर सकता है। आज की तारीख में हर आदमी उसको जो है पूरा मुनाफा वसूल के ही बेचेगा, ऐसे जो है उसका ध्यान है। तो मुझे लगता नहीं है कि जो ये बाजार एक बार यहाँ पर रुकेगा या सांस लेगा, क्योंकि अभी ये दौड़ थोड़ी और होगी, क्योंकि अभी सामने सीजन भी है डिमांड का। अब जब डिमांड का सीजन हो और सेलर कमजोर हो तो उस समय जो है सेलिंग कमजोर हो तो उस समय जो है बाजार जो है इस तरह की दौड़ लेता पास्ट में भी देखा है। मुझे लगता है रुपया 1.5 रुपया और बढ़ जाएगा सितंबर में और सितंबर तक, और उसके बाद तो जो है फिर गेहूं के सेलर्स बहुत ही कम होते रहेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि जो है ये कहीं पर रेस्ट करेगा, बल्कि मुझे तो लगता है डेस्टिनेशन मार्केट इस साल 30 रुपए देखेंगे, चाहे कोयम्बटूर हो या बंबई हो या आसाम हो, जहां पर भाड़ा जोड़कर माल जाता है। तो इस साल जो है 30 रुपए जरूर देखेंगे बोले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस साल 30 रुपए मतलब 3,000 रुपए कुंटल तक भाव जरूर जाएगा। आप सहमत हैं क्या बेंगानी जी, या आपको लगता है कि नहीं ये 30 रुपए वाली बात ठीक नहीं है? जो डेस्टिनेशन की ये बात कर रहे हैं, नई क्रॉप अगर आती है तो वो भी डेस्टिनेशन में हो सकता है 29 रुपया माने 29 तक चला जाए। डेस्टिनेशन का तो भाड़ा भी तो 3 रुपया 4 रुपया ज्यादा है। फिर इन लोग के CDVD के चक्कर रहते हैं, तो एक्चुअली सेलर के हाथ में कितना पैसा आएगा। हाँ, ये जरूर है गेहूं में मंदी बोल करके नहीं है, इस चीज में अपन सहमत है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा तेजी बनेगी। ऑलरेडी ये तेजी जो है 3 रुपया केजी की बन गई, और इसके ज्यादा अब तेजी बनने में थोड़ा दिक्कत आएगा। लोगों के पास स्टॉक है, धीरे धीरे सेलर आ रहे हैं। जैसे आज भी हम खिद्दरपुर खरीद रहे हैं, खिद्दरपुर डिलीवरी हमारे को 2550 में माल मिल रहा है, या 2600 कर दे तो काफी माल मिलता है हमारे को बाई ट्रक से, उसमें भी 1.5% CD भी है। तो ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज्यादा भाग जाएगा। हाँ, अगर ये एक्सपोर्ट बंद नहीं होता तो अपने इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। ठीक है बेंगानी जी, ये बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत दाम नहीं बढ़ेंगे ज्यादा। हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं कि दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मंदी भी नहीं है। लेकिन ये जो 30 रुपया बोल रहे हैं 30 तक नहीं जाएगा, कुछ 1-2 रुपया बढ़ेगा ही ना। इंटरेस्ट कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट, ये भी तो हर महीने का लगता ही है ना। ठीक है, 40 पैसा 25 पैसा ये भी लगता ही है, तो 40 पैसा पर मंथ से अगर जोड़ेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए बेंगानी जी, ये तो गेहूं की बात हम कर रहे हैं, हाल के दिनों में आटा को लेकर के भी खबर आई कि आटा के दाम भी बहुत बढ़े, आटे का एक्सपोर्ट बहुत, जब गेहूं एक्सपोर्ट को बैन किया गया तो आटे का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होने लगा। बीच में चर्चा हो रही थी कि आटा एक्सपोर्ट को भी रेगुलेट भी तो किया भी गया है। तो आटे को लेकर क्या खबर है, क्या आटा और महंगा होने वाला है, या आटा का एक्सपोर्ट भी हो रहा है क्या बड़े पैमाने पर? आटा का एक्सपोर्ट इतना कम होता था कि अभी जो फिगर एक्सपोर्ट हुआ है वो गवर्नमेंट की नजर में माने 200 गुना दिखा रहा। पहले एक तरह से नील के बराबर था। अगर कोई चीज हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है 500 टन और वो 1500 टन अगर एक्सपोर्ट हो जाती है तो 300 टन माने 3 टाइम्स तो एक्सपोर्ट हो गया ना, बट क्वांटिटी उसकी बहुत कम थी। इस बोल करके आटे का इंटरनेशनल बाजार अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और फिर रशिया यूक्रेन की भी बात होकर के, रशिया यूक्रेन या ऑस्ट्रेलिया ये लोग भी कुछ सप्लाई देंगे। और सीबोट को अगर अपन देखें तो ऊपर से सीबोट 30% डाउन हो गया। जो सीबोट में जो भाव थे वहां से 30% इंटरनेशनली डाउन हो गया। आज भी हमारे यहाँ इंडिया में जितनी तेजी है उतनी तेजी बांग्लादेश में नहीं है। तो आज रेलवे के जो रेक लगे हुए थे, कम से कम आज 50 रेक के इंडेंट कैंसिल हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश ये भाव का बायर नहीं है। हमारे पास LC है, RC है, फिर भी बांग्लादेश में पड़तल नहीं है, तो क्या करेंगे उसको भेज के। तो अपना इंडिया जो तेज हुआ है वो इंटरनेशनल से ज्यादा ऑलरेडी तेज हो चुका। तो कुछ एक्सपोर्ट के सौदे कैंसिल भी हो जाए, जिसको LC RC मिली हुई है, वैसी संभावनाएं हैं। लेकिन मंदी जो है, मंदी का चांस कम लग रहा है कि मंदी इसमें आएगी। कैरी फॉरवर्ड चार्ज जो है आज 40 मंदी का चांस कम है। एक आखिरी सवाल गोयल साहब आपसे मेरा होगा, आप जरा बताएं कि आटे को लेकर क्या सिचुएशन है अभी, क्या आटे की कीमतें कंट्रोल में हैं, आटे की सप्लाई ठीक ठाक है, क्या क्या सीन है आटे को लेकर? आटे की सप्लाई है उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो दिक्कत आई है वो भारत सरकार की तरफ से, जो PDS में वो आम आदमी के लिए गेहूं जो बांटती थी उसकी जगह कई प्रांतों में चावल कर दिया है भारत सरकार ने। इसलिए मार्केट में आटे की डिमांड भी धीरे धीरे आगे जाते हुए बढ़ने वाली है। बल्कि सितंबर से तो कई बड़े राज्यों में जो है गेहूं दिया नहीं जाएगा PDS में, उसकी जगह
राइस दिया जाएगा। इसकी वजह से आटे की डिमांड बढ़ने वाली है और आज की तारीख में ऐसे कोई सप्लाई की चिंता नहीं है, लेकिन आने वाले महीनों में जो है जरूर जो है ये कमोडिटी स्कैर्स होती जाएगी कि अब अगली फसल जो है वो मार्च से पहले आने वाली नहीं है। तो इसके लिए जो है आने वाले दिनों में कोई, जैसे उन्होंने कहा, कोई मंदी तो है नहीं। अब ये कितना बढ़ता है हर एक का अपना अपना अनुमान है। हम यहाँ बम्बई बाजार में बैठे हैं, यहाँ पर हमको कोई गेहूं की सेलिंग आ नहीं रही है हमारे पास। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका, बिमल बेंगानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में गेहूं और आटा के ऊपर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आप क्या कर सकते हैं। और हमारे साथ आज के मार्केट पर बात करने के लिए भाविक पटेल साहब हैं और प्रथमेश माल्या जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। माल्या जी, ये बताइए, आज देर रात फेड का फैसला भी आएगा ब्याज दरों पर, उससे पहले गोल्ड में क्या ट्रेड लेना चाहिए? आई थिंक क्लियरली 75 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज फैक्टर्ड इन है, तो मेरे ख्याल से अगर उससे ज़्यादा सरप्राइज होता है 1% का होता है तो फिर यहाँ पे गोल्ड में तेज़ी जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। बट अगर आज के लिए कुछ करना है तो मेरे ख्याल से मैं उछाल में बेचने की सलाह दूंगा। पॉसिबिलिटी यही भाव पे 50,650 के आसपास अगस्त वाइदा ट्रेड हो रहा है, वहीं पे बेचने की सलाह रहेगी। 50,840 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 50,250 के लिए रहेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है फरहान का, पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर जी। सर जी मेरा सवाल मेंथा ऑयल पर है, क्या मेंथा ऑयल 2-4 महीने के अंदर 1250-1300 बिकेगा? भाविक सर ने अगस्त का टारगेट दिया था 1200-1250 रुपए का, क्या उनसे पूछिए क्या अगर उनका टारगेट कायम है 2-4 महीने में 1250-1300? बताइए भाविक जी, आएगा आपका टारगेट मेंथा में? जी, मैंने पहले भी बताया था कि मेंथा ऑयल की अगर डिमांड देखें तो वो यूजुअली विंटर सीजन में ही रहती है और हिस्टोरिकली भी अगर हमने प्राइसेस देखे तो अक्टूबर नवंबर में ही चलते हैं। ये जो महीने हैं उसमें यूजुअली इतनी मूवमेंट नहीं रहती, तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट अगस्त में आएगा। आई थिंक सितंबर में अगर आएगा तो अभी भी मुझे लग रहा है, बट 1200 नहीं लग रहा है मेरे को। फोरकास्ट है अराउंड 1120 से 1150 का। तो सितंबर अक्टूबर जब विंटर की सेट शुरू होगी उसके बाद हम 1120 से 1150 के देख रहे हैं। अभी फिलहाल अगस्त के बात करूँ तो अगस्त में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपसाइड 1050 से 1060 तक ही दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो ये नज़र रखिए आप मेंथा पे। अगला सवाल है राजेश का, गुजरात से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए राजेश जी। जी गुड इवनिंग सर। मुझे सवाल है कैस्टर सीड पे, कैस्टर सीड को आगे क्या करना चाहिए? हमारे पास फिजिकल स्टॉक है सर। कैस्टर में आपके पास फिजिकल स्टॉक है, आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। बताइए भाविक जी, क्या होना चाहिए आगे कैस्टर में? देखिए, कैस्टर में इस बार प्राइसेस अगर हम देखें तो काफ़ी लो हो चुके हैं इस बार। इनफैक्ट बारिश अच्छी है, एक्सपेक्टेशन भी है कि इस बार स्टॉक अच्छा आएगा। तो अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे सपोर्ट आ सकता है, बट ज़्यादा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। टेक्निकली भी देखें तो एक डबल बॉटम बन चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 55-5600 के करीब अगर हम आए तो आप आपका माल बेच सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही। 55-5600 तक दिख रही है। ठीक है, अगला सवाल है आलोक त्रिपाठी जी का, आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं, पूछिए आलोक जी। हाँ भाई साहब नमस्कार। भैया ये जानना चाह रहे थे, सिल्वर पे जानकारी चाह रहे थे, और एक जानकारी, एक छोटी सी एडवाइस, मतलब मुझे लगता है कि कई लाख लोगों की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वो ये कि जो आप लोग चैनल चलाते हैं भैया, आप शुरू के 15-20 मिनट ग्वार पे, गेहूं पे, इस पे दे देते हैं और थोड़ा सा समय देते हैं सिल्वर पे और मेटल पे। हम लोग काफी जानकारी चाहते हैं, काफी नुकसान उठा के लोग बैठे हुए हैं, तो प्लीज अगर नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, ये ठीक है कि आप चूंकि चांदी में ट्रेड करते हैं तो ये आपकी दिक्कत है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन गेहूं में भी बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, ग्वार में भी बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं। तो हमारा काम तो है कि सबकी बातों को रखें और सबके लिए शो करें, मतलब किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं। और हम चांदी पर भी बात करते हैं, जब एक्शन होता है ज़्यादा तो पहले हम चांदी पर ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका सवाल अच्छा चांदी पर था कि चांदी में करना क्या चाहिए, मूल सवाल आपका ये था। 55,000 के आसपास चांदी का भाव है, 300 रुपये के आसपास की तेज़ी है। बताइए माल्या जी, क्या करना चाहिए इनको?
आई थिंक क्लियरली अगर ये हाल फिलहाल में देख रहे हैं तो पॉसिबल प्रेशर हो सकता है, वोलेटिलिटी में पॉसिबिलिटी यहाँ से 1000 से 1200 रुपए की गिरावट हो सकती है बेचने के लिए रखे। बट ये क्लोज अगेन ये बॉटम के करीब ही है, तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे ऐड करे अगर ऑलरेडी इन्होंने एक्यूमुलेट किया है। हाल फिलहाल में ये कमोडिटी में करेक्शन दिखाई दे रहा है 53,800 तक की पॉसिबिलिटी, यानी करीब यहाँ से 1200 रुपए तक का फॉल आज कल के सेशन में पॉसिबल दिखाई देता है फेड के आउटकम के बाद। ठीक है, ओके, ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अच्छा भाविक जी, क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्रूड में आज के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? आई थिंक क्रूड के मार्केट के देखें तो पेपर मार्केट, पेपर क्रूड और जो फिजिकल क्रूड है उसमें काफ़ी डिस्कनेक्ट है। जहाँ पे आई थिंक जो हमने रिसेंटली क्रूड ऑयल प्राइसेस में करेक्शन देखे वो रिसेशन की वजह से, बट अभी भी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है। और अगर स्पेकुलेटिव पोजीशंस देखें तो काफ़ी सारे शॉर्ट पोजीशन निकल गए और हेज फंड्स है उन्होंने लॉन्ग करना शुरू किया है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है, अनलेस एंड अनटिल आज के फेड 75 बेसिस पॉइंट उसके बाद भी अगर ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव रेट्स हाइक करेंगे या बताएंगे तो ही मुझे लग रहा है कि क्रूड में हमें ज़्यादा मंदी देखने को मिलेगी। अदरवाइज मैं बताऊंगा कि 7600 के करीब अगर आता है आज के दिन तो लॉन्ग कर सकते हैं, पोजिशनली टारगेट रख सकते हैं 8000 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7500 का। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का, नासिक से है हमारे साथ। पूछिए राहुल जी। नमस्ते सर, आपका और अनिल सर का अभिनंदन। नमस्ते। आपका हमेशा मैं शो देखता हूँ, काफी अच्छा होता है। मुझे ऐसा, मैंने नेचुरल गैस डॉलर के, तो मुझे बताओ ये और आगे कितना एक्सटेंड होगा? ठीक है, नेचुरल गैस में माल्या जी अभी आपको और तेजी दिख रही है क्या? क्योंकि जो क्राइसिस हुआ है सप्लाई को लेकर यूरोप में, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। क्या और असर दिखेगा, और दाम बढ़ेंगे नेचुरल गैस के? आई थिंक ऑल यूरोपियन कंट्रीज जो है क्लियरली राशनिंग के मोड पे हैं, जहाँ पे नेचुरल गैस जो है रशिया की तरफ से आने वाला उस पर कैसे कम यूज़ किया जाए। बट ऑल क्लियर है, क्लियरली सप्लाई और डिमांड कंस्ट्रेंट्स क्लियरली है नेचुरल गैस के लिए। मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव सिग्नल है सप्लाई साइड के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ से नेक्स्ट टारगेट 730 के लिए रहेगा। बाई साइड में नेचुरल गैस के लिए काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है, नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 730 देख सकता है। मेरे ख्याल से 688 के पास एक्यूमुलेट करना चाहिए, 700 के पास एक्यूमुलेट करना चाहिए और 688 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 730 का रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है ओम प्रकाश का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए ओम प्रकाश जी। सर मैंने जीरा बाय किया है सर 23,800 पे, क्या वो भाव आ जाएंगे कल? 23,800 पर आपकी बाइंग है जीरे में। बताइए भाविक जी, रुकना चाहिए इनको, क्या करना चाहिए अभी जीरे में? जी, जीरे में आई थिंक रुकना चाहिए क्योंकि अभी भी अगर चार्ट में मैं देखूं तो तेज़ी दिख रही है। आई थिंक अराउंड 22,500 के नीचे अगर जाता है तो ये जो रिसेंट रैली है वो आई थिंक अंडर थ्रेट होगी और उसके बाद शायद नीचे 21,000 तक का टारगेट आ सकता है। तो 22,500 के स्टॉप लॉस से खड़े रहिए और ऊपर की साइड 24,800 के टारगेट लाइए, बट 22,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे अगर जाता है तो ये जो रैली है वो कंटिन्यू नहीं होगी, इनफैक्ट नीचे 21,000 तक के लेवल आ सकते हैं जीरे में। ठीक है, अगला सवाल सुमित का है, हाथरस से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए सुमित जी। सर मैंने 710 रुपए पर एक एमजी सेल की है, क्या मेरे को 680 रुपए के रेट मिल जाएंगे? 710 पे आपने बेचा है नेचुरल गैस। माल्या जी, क्या शॉर्ट में बने रहना ठीक है क्या? दाम कुछ और कम होंगे 680 के आसपास? मेरे ख्याल से इनको पोजीशन कवर कर लेना चाहिए अगर इनका सेल पोजीशन है और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। अगर 710 पे किया है तो इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया माल्या जी आपका और भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।